हेलो, जय माता दी। बच्चों, आज आपको हम बता दें कि रसायन विज्ञान के कक्षा 12 और बीएससी के लिए जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सब एक ही वीडियो में ख़त्म कर दिए जाएंगे और जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और 4 नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन इसमें आएगा। साथ ही साथ वन लाइनर क्वेश्चन भी इसमें आपको मिलेंगे 6 नंबर के, अर्थात 10 नंबर का ये वीडियो है और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो 100% आपके जो है एग्ज़ाम में 10 नंबर आपको इस वीडियो से मिल सकते हैं। तो चलिए आपसे बात करते हैं बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, खष्ट कोणीय निबिड़ शंकुली संरचना में क्रिस्टलीय एक धातु की उप संयोजन संख्या है। तो बच्चों सॉलिड का क्वेश्चन है, सॉलिड का, इसमें आपका उप संयोजन संख्या होती है 12 और आपको बता दें कि कोऑर्डिनेशन नंबर है, निकालना पड़ता है इसको। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, नीचे दिए गए चित्रों में कौन सा क्रिस्टल दोष है। तो क्रिस्टल दोष की बात करें बच्चों तो दोष माने डिफेक्ट होता है, जो कमियां होती हैं ना उसी क्रिस्टल दोष कहते हैं। और आपको बता दें कि फ्रेकल दोष, साटके दोष और अंतराकाशी दोष, तो इसमें जो क्रिस्टल दोष है वो शाटकी दोष है, शाटकी दोष है, इसमें आप दे सकते हैं। अर्थात इसमें बी नंबर में क्या मिलेगा आपको, शाटकी दोष। अगला क्वेश्चन बच्चों है आपका 3 नंबर, एक पदार्थ AXBY एक फलक केंद्रित घनीय जालक के रूप में क्रिस्टलित होता है जिसमें A घन के कोने पर स्थित है और B प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित है। पदार्थ AXBY का सही संगठन पहचानिए। तो इसमें आपका हो जाएगा A और B3। अगला आपका है सोडियम क्लोराइड, नमक की बात कर रहे हैं। तो सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में यानी पॉजिटिव आयनों की समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है। तो आपको पता है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और अगर इसको हम डिवाइड करेंगे यानी को तो बांटेगा 2 8 1 में, और सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में यानी पॉजिटिव आयनों की समन्वय संख्या हो जाएगी 6, कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 6 हो जाएगी। अगला बच्चों, अंतः केंद्रीय घनी इकाई सेल में मुक्त स्थान का प्रतिशत कितना है। अंतः केंद्रीय घनित इकाई सेल में मुक्त स्थान का प्रतिशत है तो 32%। कितना भैया, 32%। अगला क्वेश्चन 6 नंबर की घनीय 1.00 ग्राम के घनीय आकार के एक आदर्श क्रिस्टल में कितनी एकक कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। तो इसमें एकक कोशिकाओं की संख्या की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 2.57 इंटू 10⁻21। अगला क्वेश्चन आपका है कि सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल के लिए अंतराकाशीय स्थान या अंतर आयनिक दूरी होगी। सीजियम क्लोराइड CaCl2 क्रिस्टल के लिए अंतरा या अंतर आयनिक दूरी होती है √3a/2। अर्थात बच्चों ये सही होगा ऑप्शन आपका सी नंबर। 8वां है, जिंक ब्लेंड संरचना में जिंक आयन धनायन समन्वयों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अगला क्वेश्चन आपका, CCP जालक में CCP क्यूबिक सेंटीमीटर पार्टिकल्स जालक में रिक्त स्थानों का परसेंटेज बताइए। तो बच्चों
26, 45, 90, 30, तो आपका एग्जैक्ट आंसर है 26। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा किसी क्रिस्टल जालक में कितने प्रकार के निबिड जालक पाए जाते हैं? तो बच्चों इसमें होते हैं 14 प्रकार के निबिड जालक। अगला क्वेश्चन है अंतः केंद्रीय घन के लिए संकुलन का प्रभाज्य है तो 0.68। 12 नंबर है यानी पॉजिटिव व Cl नेगेटिव आयनों की त्रिज्या क्रमशः 95 pm और 1.181 pm 181 pm है। यानी Cl इकाई सेल के कोर की लंबाई होती है। तो कोरों की लंबाई की बात करें तो आता है 552 pm। अगला है एक ठोस की संरचना में W परमाणु एक घनीय जालक के केंद्रीय पर के कोनों पर 0 किनारों के बीच पर तथा यानी पॉजिटिव परमाणु घन के रूप में उपस्थित होते हैं। यौगिक का सूत्र बताना है आपको, तो बहुत सिंपल सा है, कैपिटल W कैपिटल एन स्मॉल ए कैपिटल W और O3। अर्थात बच्चों इसमें आपका सही है जो है ये बी नंबर सही है आपका। अगला क्वेश्चन चलते हैं, प्लास्टिक क्या है? तो प्लास्टिक जानते हैं ना, एथिलीन है, पॉलीथिलीन का स्रोत है। और बच्चों प्लास्टिक की अगर हम बात करें तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल N, ये है आपका प्लास्टिक। पॉलीमर ये एथिलीन का है और ये होता है आपका आणविक ठोस। क्या होता है भैया? आणविक ठोस। ठीक। अगला है किसी धातु के एक फलक केंद्रीय यानी फेस क्यूबिक सेंटीमीटर। इकाई सेल में धातु के परमाणुओं द्वारा घेरा गया कुल आयतन क्या है? तो आप बता दें EFCC का फुल फॉर्म जो होता है फेस क्यूबिक सेंटर। ठीक बच्चों, तो इसमें आपका किसी धातु के एक फलक केंद्रीय घनीय इकाई सेल में धातु के परमाणुओं द्वारा घेरे गए कुल आयतन का आयतन क्या होगा? तो 16/3 पाई आर क्यूब। इस तरह आपको मिलता है। अगला है फलक केंद्रीय घनीय इकाई सेल की कोर लंबाई है √3/2। अगला HCP हेक्सागोनल सेंटीमीटर फास्फेट्स व्यवस्था में प्रत्येक लोहे की समन्वय संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें आपका है 12। कितना है? 12। फ्रेकल दोष के कारण आयनिक ठोसों का घनत्व होता है। तो बच्चों फ्रेकल दोष के कारण आयनिक ठोसों का जो घनत्व होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, नो मतलब चेंज। अगला है ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट क्या बच्चों? आयनिक ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजी ठोस। तो ये आपका है सहसंयोजी ठोस। अगला है आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर नंबर बच्चों दूसरा है और बहुविकल्पी क्वेश्चन की बात करें, आप वीडियो में लगातार बने रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए, 100% गारंटी है। अगला है सोल्यूशन। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है विलयन जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं कहलाता है समपराशरी। जिसके परासरण दाब क्या हो? समान हो, क्या कहलाता है? समपराशरी। नंबर 2 BaCl2 NaCl और ग्लूकोज के साथ मोलर विलयन
कि परासरण दाब इस क्रम में होंगे। परासरण दाब अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है, जो दाब कण होता है। और इसमें आपका सही है BaCl2 साइनाफेरो ग्रेटर देन NaCl ग्रेटर देन ग्लूकोज। और अगला क्वेश्चन की बारी है, निम्नलिखित में से विलयन का कौन सा गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता? तो हिमांक का अनुमान, अनुमान घट जाना। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा अणुसंघ गुणधर्म है? तो अणुसंघ गुणधर्म बच्चों है पृष्ठतनाव, ये नहीं हो सकता। प्रकाशीय घूर्णन, ये भी नहीं है। श्यानता और परासरण दाब। तो इसमें सही क्या है? परासरण दाब। 4 नंबर, जब दो विलयनों X और तथा Y को अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है तो द्रव N की ओर Y की ओर से हो जाता है। इसका कार्य है कि X और Y दोनों की सांद्रताएं अधिक हैं, और जब सांद्रताएं अधिक हों तो वहाँ पे जो है Y की सांद्रता X की अपेक्षा अधिक होगी। और आपको बता दें बच्चों, यूपी बोर्ड 2004 में आया हुआ ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ते रहिए आप लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विलयन का कौन सा गुणधर्म अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता? तो बच्चों हिमांक अवनमन, यानी कि किसी पदार्थ के हिमांक में होने वाली कमी को हिमांक अवनमन के नाम से जाना जाता है। अगला भैया आपका 2003-18 में आया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा? तो बच्चों कह रहा है कि 1 ग्राम ग्लूकोज का सूत्र जानते हैं आप लोग, C6H12O6। और सुक्रोज की बात करें वह महीना, तो आपका आ गया इसमें 1% कैल्शियम क्लोराइड। और दो द्रव P और Q के वाष्प दाब क्रमशः 80 और 60 हैं। P के 3 मोल और X के 2 मोल। दो द्रव P और Q के वाष्प दाब क्रमशः 80 और 60 mm है। P के 3 मोल का Q के 2 मोल का मिलाने से प्राप्त विलयन का कुल अणुसंख्य गुणधर्म होगा। तो 72 ml बच्चों, सवाल भी पढ़ते रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इकाई ताप पर निर्भर नहीं करता? तो मोललता किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय कणियों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। और किसी विलयन के 1 किलोग्राम में घुले हुए विलयन के अणुओं की संख्या को मोललता कहते हैं। और बता दें आपको, निम्न में से कौन सी सांद्रता इकाई ताप पर निर्भर नहीं करती? तो मोललता निर्भर नहीं करती बच्चों। अगला, राउल्ट के नियम के अनुसार एक विलयन के किसी वाष्प दाब का अपेक्षित अनुमान विलयन के मोल होता है। तो राउल्ट के नियम के अनुसार एक विलयन के लिए वाष्प दाब का अपेक्षित अनुमान किसके बराबर होता है? तो मोल प्रभाज के बराबर। बच्चों देखो, राउल्ट के नियम की बात करें ना, तो वैज्ञानिक राउल्ट ने इस नियम का प्रतिपादन किया था कि स्थिर ताप पर यदि किसी गैस का वाष्प दाब का अपेक्षित अनुमान विलयन में विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। स्थिर दाब पर किसी विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम के अपेक्षित नियम के अनुसार अनुमान किसके साथ करता है? तो विलयन के मूल प्रभाज के लिए। बच्चों
बता सकते हैं ना कि स्थिर दाब पर किसी गैस की स्थिर मात्रा का आयतन उसके दाब के अनुपाती होता है, यानी उसके आपके मोल प्रभाज के। तो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर। अगर आपसे पूछे मोल प्रभाज क्या है तो बता सकते हैं मोल प्रभाज किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक की अणुओं की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल अणुओं की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। तो यहां पूछा था बच्चों कि राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के लिए वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान किसके बराबर होता है, तो आप बता सकते हैं विलेय के मोल प्रभाज के बराबर। अगला, समुद्र के जल में शुद्ध जल प्राप्त करने की विधि है, यानी जो समुद्र का पानी होता है उसे कैसे शुद्ध किया जाएगा। अपकेंद्रण नहीं, इस पाठा नहीं मारना है। जीव कुंचन ये भी निम्न कोड का होता है। तो इसमें आपका सही है प्रतीप परासरण, प्रतीप परासरण। अगला, शुद्ध जल की मोलरता होती है, शुद्ध जल की मोलरता होती है बच्चों तो 55.56 ये शुद्ध जल की जो है मोलरता है बच्चों, आया एग्जाम में 2014 में, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है अत्यंत तनु कैल्शियम नाइट्राइट विलयन का वाष्प हाफ होता है। अगला बच्चों 12 नंबर हो गया, 13 नंबर की बात करते हैं आपसे। 3 से इसमें वांट ऑफ गुणांक आई है, तो वांट ऑफ गुणांक आई को कहते हैं समान अनुभार बाई प्रेषित अनुभार। उसका जो अनुभार है उसको ले लीजिए और प्रेषित अनुभार ले लीजिए आप। अगला, 5 लीटर 2m NaOH, 5 लीटर 2m मोलरता NaOH विलयन के लिए, विलयन बनाने के लिए आवश्यक NaOH के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो इसका 10 आएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस विलयन का क्वथनांक वाष्प दाब सबसे कम होगा। तो बता दें आपको कि 1 ग्राम सुक्रोज जब वाष्प दाब कराते हैं ना तो इसका वाष्प दाब कम आएगा। अगला है, निम्न के जलीय विलयन मोलल विलयन में निम्नलिखित हिमांक कौन सा है, पोटेशियम परक्लोरेट। अगला बता दें, यूरिया में से एक जलीय विलयन की मोललता 4.44 मोल प्रति मिनट प्रति होती है। तो आपका सही है इसमें 0.004। अगला आपका सोडियम कार्बोनेट के 0.2 m विलयन के 500 ml जल में वांछित मात्रा घोलने पर क्या प्राप्त होता है। 1.53 जो है आपका ग्राम में दिया है, शायद आपका 3.06 है। अगला 5.5, अगला है 10.6, यूपी बोर्ड 2007। इसमें बच्चों है 10.56। इस तरह से दूसरा चैप्टर खत्म होता है। अगला चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। ए, बी और सी के मानक इलेक्ट्रोड विभव ई रेट के मानक क्रमशः 0.68 V -2.54 वोल्ट एंड 0.54 वोल्ट। इसकी इनमें अपचयन क्षमता का क्रम बताइए, यानी जो घटेगा और बढ़ेगा जो क्रम होगा उसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें पहले आपका बी होगा, फिर सी होगा, फिर ए होगा। इस तरह आप वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं बच्चों। और आपको बता दें अगला कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित कर लेती है। तो निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित हो जाती है, तो कॉपर है, तांबा जिसको बोलते हैं आप।
और बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है आपका गलित सोडियम क्लोराइड के 11.5 ग्राम सोडियम प्राप्त करने के लिए अवशेष की आवश्यकता होती है 0.5 या फेरेड। Zn2 पॉजिटिव बाई Zn बाई Ag पॉजिटिव बाई Ag के बिलियन मानक अपचयन बिलियन में क्रमशः 0.763 वोल्ट तथा 0.799 वोल्ट है। सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा 1.562 वोल्ट। एक जो सूक्ष्म सेल होता है ना, उसका विभव कितना होता है? 1.5 वोल्ट होता है बच्चों। 15 नंबर, कापर के 1 मोल को कापर में अपचयित करने के लिए कितने फैराडे विद्युत धारा की आवश्यकता पड़ेगी? इसमें आपका सही है 2। अगला 16 नंबर, MgCl2 के Mg के 1 ग्राम परमाणु प्राप्त करने के लिए कितने फैराडे विद्युत धारा की आवश्यकता पड़ेगी? तो 2 आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि Mg2 पॉजिटिव है। अगला 17 नंबर, KCl धातुओं के मानक अपचयन विभव का बढ़ता हुआ क्रम ज्ञात कीजिए। तो पोटेशियम, लिथियम और कैल्शियम, निम्न में से कौन Br निगेटिव को Br2 के ऑक्सीकरण Cl2 लोहे में जंग लगने की क्रिया में किसके द्वारा उत्प्रेरित होता है? तो बच्चों, लोहे में जंग लगना जो है लोहे को बर्बाद करने जैसा है, और जंग लगने के एक ही कारण होती है बच्चों, ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन है ये जान दे सकती है तो जान ले भी सकती है। अगला, ये जब ये H2 विस्थापित नहीं हो सकती है तो ये Li पॉजिटिव परमाणु द्वारा। जो धातुएं विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर हैं उन धातुओं का विस्थापन हाइड्रोजन द्वारा होता है, और जो धातुएं विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे हैं उन्हें कोई अधिकार नहीं है। तो लोहे में जंग आपका लगा हाइड्रोजन पॉजिटिव के कारण बच्चों, और H2 विस्थापित नहीं हो सकती है लिथियम पॉजिटिव के कारण। अगला बच्चों आपका H2 विस्थापित नहीं हो सकती लिथियम द्वारा। अगला है हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होने वाले ऑक्साइड हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड। आपको पता है ना कि इसमें जो है ये ले लीजिए आप, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O से क्रिया करा दें तो बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, और जो है बचेगा जो CaO बच गया, और CO तो लिखें CO सही है। अगला, 3 घनत्वीय द्रव 3 घनत्वीय धनायनों X Y Z के मानक अपचयन विभव इलेक्ट्रोड प्लस 0.52 माइनस 5.03 माइनस 1.18 वोल्ट और संबंधित धातु का अपचयन विभव होगा Y ग्रेटर देन Z, Z ग्रेटर देन Y। इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। अब बारी है चैप्टर नंबर 3 की, और 3 का नाम है केमिकल काइनेटिक, रासायनिक बलगति। रासायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के नियमों और सिद्धांतों का उल्लेख करते हैं उसे हम काइनेटिक्स कहते हैं। शून्य कोण की अभिक्रिया की दर नियतांक का मात्रा क्या होगा बच्चों? तो मोल लीटर यूनिवर्स सेकंड यूनिवर्स, मोल लीटर यूनिवर्स और सेकंड यूनिवर्स। और अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला चैप्टर देखें, केमिकल काइनेटिक। शून्य कोटि अभिक्रिया को 2
कि दर नियतांकों का मात्रक है, तो आपको बता दें कि लीटर है, लीटर मोल सेकेंड्स है, मोल लीटर है, वह सेकेंड्स है। तो बच्चों इसमें हो सकता है आपका मोल लीटर यूनिवर्स सेकंड यूनिवर्स। 2 नंबर देखिए, यदि किसी अभिक्रिया का वेग एवं वेग स्थिरांक समान है तो अभिक्रिया की कोटि होती है 0। क्यों 0 होती है? आपने पढ़ा है ना कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता शून्य कोण की अभिक्रिया कहलाती है। पढ़ा है हमने आपको। फिर आपने पढ़ा है कि प्रथम कोण की अभिक्रिया, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग एक अभिकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है उसे हम कहते हैं शून्य कोण की अभिक्रिया। अगला बच्चों आपको बता दें कि अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, प्रथम कोण अभिक्रिया की अर्धायु स्वतंत्र होती है प्रारंभिक अवस्था में। अभिक्रिया 3a साइन ऑफ एरो 2b में अभिक्रिया वेग प्लस dx बाई dt के प्रथम कोण की अभिक्रिया का अर्धायु काल स्वतंत्र होता है प्रारंभिक सांद्रता पर। अभिक्रिया 3a साइन ऑफ एरो 2b में अभिक्रिया वेग प्लस b बाई डी टी है, तो इसमें आपका सही होगा -2/3 d ब्रैकेट में a बाई डी टी। अब अगला, प्रथम कोण की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो कौन सही बच्चों, ये तो बता सकते हैं आप। तो ½ t बराबर a0, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधी मात्रा में घुल जाता है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग आपका t½ अर्धायु काल। अभिक्रिया 2n2O5 साइन ऑफ एरो 2n2O4 प्लस O2 है द्विअणुक तथा प्रथम कोण की अभिक्रिया। प्रथम कोण की अभिक्रिया कोई पूछे क्या बताएंगे आप? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग एक अभिकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है प्रथम कोण की अभिक्रिया कहलाती है। और आपके एग्जाम में अभिक्रिया की आणविकता और कोण में अंतर जरूर पूछेगा, 100% गारंटी। अगला, प्रथम कोण की अभिक्रिया के लिए अर्धायु 693 सेकेंड है। इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की घोषणा कीजिए। अगला है बच्चों, इसका आंसर होगा 0.001। अगला, प्रत्येक 10 सेंटीग्रेड की वृद्धि पर अभिक्रिया वेग 2 गुना हो जाता है। तो 10 सेंटीग्रेड से 100 सेंटीग्रेड तक ताप के बढ़ने में अभिक्रिया वेग कुल कितना गुना बढ़ जाएगा? अगर अभिक्रिया 300 बढ़ती है तो फिर से देखें, प्रत्येक 0 सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया की वृद्धि होगी, वेग 2 गुना हो जाएगा। तो 10⁶ और 10⁻100 तक के तापमान अभिक्रिया के वेग को कई गुना बढ़ा जाएंगे। इसमें सही है 512। और अगला क्वेश्चन है, ताप गुणांक बताना इसमें। तो इसमें 512 सही होगा। इसमें देखें, अधिकांश अभिक्रिया के लिए ताप गुणांक का मान किसके बीच पाया जाता है? तो बच्चों ये 2 और 3 के बीच में हमेशा ताप गुणांक का मान पाया जाता है। अगला बच्चों आपका क्वेश्चन जो है अब अगली बात करते हैं आपसे। डॉक्टर, ये आपका इतना क्वेश्चन हो गया। अब चलिए 11 नंबर चलते हैं हम लोग। निम्न में कौन सी अभिक्रिया आवासीय अणु का अभिक्रिया है?
आभासी मतलब कि लगता है तो दो रिएक्शन होगा लेकिन उसमें एक ही होता है, दो अभिकारक नहीं एक ही अभिकारक भाग लेते हैं। निम्न में से कौन सी अभिक्रियाएं आभासी एक अणु का अभिक्रिया है? तो एसीटेट का जल अपघटन है, CH3COO CH3 प्लस H2O साइन ऑफ AO CH3COO H प्लस CH3OH। तो ये अभिक्रिया जो है एसीटेट पर निर्भर करती है ना कि जल पर। तो ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं एक अणु रासायनिक अभिक्रिया। ठीक। अगला है प्रथम कोड की अभिक्रिया के अर्धभाग के पूर्ण होने में लगा समय टी हाफ होगा। तो टी हाफ क्या है? उसकी प्रारंभिक मात्रा पर निर्भर नहीं करता। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो अपनी प्रारंभिक मात्रा के आधी मात्रा का विघटन जिस समय में कर देता है वही समय उसका अर्धायु काल कहलाता है। यूपी बोर्ड 2006 में और 15 में आया हुआ क्वेश्चन। अगला प्रथम कोड की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्धायु काल के बीच में संबंध होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों जो संबंध होगा ना वो किसमें बताना है? अर्धायु काल में और आपका वेग स्थिरांक। तो इसमें हो जाएगा K1 बराबर 0.693/K। ये सही है। अगला निम्नलिखित में कौन शून्य कोड की अभिक्रिया है? तो हमने अभी आपको बताया ना कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता उसे शून्य कोड की अभिक्रिया कहते हैं। तो अभिकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर ना करे तो शून्य कोड की अभिक्रिया क्या होगी आपकी? तो H2 प्लस Cl2 साइन ऑफ एरो या HNU कह लें और 2HCl, यही अभिक्रिया है। अगला निम्न अभिक्रिया का की कोड बताइए। तो जैसे बच्चों निम्न अभिक्रिया की कोड बताना है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखो ये आपका सुक्रोज है जिसको चीनी बोलते हो। क्या बोलते हैं? चीनी है। और चीनी में पानी डाल देंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाएगा अर्थात शरबत बन जाएगा। 2011 में आया हुआ क्वेश्चन बच्चों। अगला है आपका प्रथम कोड की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए समीकरण बताइए। तो प्रथम कोड की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के का समीकरण है K बराबर 2.303/T log 10 बराबर A/A माइनस AX। ये आपका है समीकरण। ठीक। अगला बच्चों 16 नंबर हो गया ना। अब बात करते हैं आपसे हम 16 क्वेश्चन कुल थे इस सॉल्यूशन में। अगला है सरफेस केमिस्ट्री। बच्चों देखो इसमें आपको बता दें कि भौतिक अवस्था में होने वाला परिवर्तन कम तापमान पर होता है। दूसरा रासायनिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण की दर दाब वृद्धि के साथ बढ़ती है। रासायनिक अधिशोषण की दर। भौतिक अधिशोषण में प्रमुख बल है तो वंडर वाल बल। भौतिक अधिशोषण में प्रमुख बल कौन है? वंडर वाल बल। अगला रासायनिक अधिशोषण की प्रकृति होती है अत्यधिक विशिष्ट। निम्न में से कौन हाइड्रोजन गैस के एक आयतन को परिशोभित करती है? तो बता रहे निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन गैस के अधिक आयतन को अधिशोषित कर सकती है? तो इसमें सही है पैलेडियम का कोलाइडी विलयन। अगर आज कोई पूछे कोलाइडी क्या है बताइए। कोलाइडी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है कोला और दूसरा शब्द है लाइडी। कोलाइडी हो जाएगा। अगला 6 नंबर सक्रिय चारकोल द्वारा ऑक्सैलिक अम्ल की आधार घोषणाएं में सक्रिय चारकोल है तो अधिशोषक सही भैया। इसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का प्रभाव निम्न को पड़ रहा है। तो बताइए उत्प्रेरक का प्रभाव निम्न को किसको बदलेगा? संकीर्ण ऊर्जा को। सक्रियण ऊर्जा। और बच्चों किस प्रकार की धातुएं प्रभावी उत्प्रेरक
बनाए हुए हैं या बनाते हैं तो संक्रमण धातु हैं। संक्रमण धातु बोले तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के तत्वों की बात करें। 9 नंबर बच्चों, सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थित की अधिक सक्रियता का यह भी एक कारण है। तो क्या है बच्चों इसमें, इसका अत्यधिक बढ़ जाना पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसका अधिक बढ़ा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, 2004 में आया हुआ है। इसके बाद देख लो, अच्छा अगला क्वेश्चन है, हाइबरबीट द्वारा अमोनिया के निर्माण में एफई उत्प्रेरक, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, हाइबरबीट द्वारा अमोनिया के निर्माण में एफई उत्प्रेरक के लिए निम्न में से कौन सा पदार्थ उत्प्रेरक वर्धक है। वर्धक माने जो उत्प्रेरक को की क्रिया को घटा दे, तो मॉलिब्डेनम सही है, मॉलिब्डेनम 2003 में आया हुआ। अगला बच्चों, एथिल एसीटेट के जल अपघटन से में स्व उत्प्रेरक क्या करता है, एस्टिक एसिड। क्या सही इसमें, एस्टिक एसिड। अगर आप जहाँ बात करें ना तो एथिल एसीटेट यही है आपका, ये एथिल एसीटेट है। और अगर इसमें जल डालेंगे बच्चों, इसका रिएक्शन भी कभी कभी आया है, जैसे CH3COO-C2H5 प्लस H2O, जब डाल देंगे तो बन जाएगा एथिल अल्कोहल, ठीक, उत्पन्न होता है, तो कहलाती है जो है इसमें आपका स्वउत्प्रेरण है, अपने आप को उत्प्रेरित करता है। संपर्क भी द्वारा H2SO4, वेरी इंपॉर्टेंट, संपर्क भी द्वारा H2SO4 के उत्पादन में प्रयुक्त उत्प्रेरक का नाम है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, जिसको बोलते हैं P2O5। अगला, ग्लिसरीन की उपस्थिति में H2O2 के अपघटन की दर मंद हो जाती है, इस अभिक्रिया के लिए ग्लिसरीन क्या करता है, संदमक का कार्य करता है। आर्सेनिक के यौगिक किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग करते हैं। तो आर्सेनिक के यौगिक किस प्रकार के विष का प्रयोग करते हैं बच्चों, तो प्लेटिनम के विष को। प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए निम्न में से कौन सा पदार्थ जिंक के साथ सही है, जिंक के साथ जो है विष का कार्य करता है। फिर से देख लें, प्लेटिनम उत्प्रेरक के साथ निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है जिंक उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो AS2O3, आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड, आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड। अगला बच्चों आपका है, स्टार्च से ग्लूकोज करने में प्रयुक्त एंजाइम है आपका एमाइलेज, 2008 में आया है। ब्राउनियन गत का क्या कारण है, आपने पढ़ा ना कि ब्राउनियन गत की खोज वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इनके अनुसार किसी भी कोलाइडी कण में कोलाइडी कणों का टेढ़ी मेढ़ी तरह से गत करना ब्राउनियन गत कहलाता है। ऐसी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो ब्राउनियन गत का कारण क्या है कि परिक्षेपण माध्यम में अणुओं का कोलाइडी कणों पर संघर्ष करना, परिक्षेपण माध्यम में अणुओं का कोलाइडी जो है आपका कोलाइडी कणों पर संघात करना। तो बच्चों इस तरह से आपका है 17 नंबर है। आपको बता दें, इसके बाद फिर कोलाइडी चल रहा था ना, ताप गुणांक हो गया 10-11 चलेगा। निम्न में से कौन सी अपक्रिया आभासी है, तो बच्चों इसमें आपका है एथिल एसीटेट का जल अपघटन। प्रथम कोड की अपक्रिया को पूर्ण हो जाने को उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, T-12 0 पॉइंट इतना है। और शून्य कोड की अपक्रिया है आपका H2Cl2। और अगली बात करें, सक्रिय चारकोल ऑक्जेलिक अम्ल में शोषण करते हैं, शोषक होते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का प्रभाव जो परिवर्तित करता है सक्रियण ऊर्जा को, किस प्रकार की धातुएं प्रभावित प्रेरक बनाते हैं, तो संक्रमण धातुएं। संक्रमण धातुएं धातुएं होती हैं जिनके बाह्यतम कोष पूर्णतः भरे हुए नहीं होते, संक्रमण धातुएं कहलाती हैं। सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में है ना अधिक सक्रियता के कारण ये भी है।
इसका बड़ा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और बच्चों इस तरह से ये आपका 2004 में आया हुआ है। अगला, हैवरबिथ द्वारा अमोनिया के निर्माण में एफी उत्प्रेरक के लिए निम्न में कौन सा उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है? मॉलिब्डेनम। एथिल एसीटेट के जल अपघटन में स्व उत्प्रेरक एस्टिक एसिड है। और आपको बता दें प्लेटिनम उत्प्रेरक के निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है? तो ASO3। अगला, स्टार्च से ग्लूकोज बनाने में एमाइलेज का प्रयोग करते हैं बच्चों। और इसके बाद आपसे बात करें कि दूध एक उदाहरण है किसका? पायस का। दूध जानते ना, दूध और पानी मिला दें पायस बन जाएगा। द्रव में किसी द्रव के प्रक्षेपण को कहते हैं? द्रव में किसी द्रव के प्रक्षेपण को कहते हैं तो पायस कहते हैं। अगला, धनात्मक साल का स्कंदन करने के लिए सबसे प्रभावी है तो K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड 2005-11 में आया हुआ है। फेरिक हाइड्रोक्साइड साल का स्कंदन करने के लिए सबसे अधिक प्रभावित विद्युत स्रोत है K2SO4 आपका ये नहीं है। स्कंदन खून का जम जाना, फेरिक ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, तो ये आपका K4FeCN6 है बच्चों, समझे भैया? K4FeCN6 है। अगला, ABCD तथा पर्सनल साल्स ऑफ गोल्ड संख्या क्रमशः 0.01, 0.15, 20 तथा 22.5। इनमें सबसे प्रभावी कौन सा होगा? तो एक नंबर 0.001 ये स्वर्ण संख्या है। अगला, ऋणात्मक आर्सेनिक सल्फाइड के कोलाइडी विलयन को स्कंदित करने के लिए सबसे अधिक प्रभावी धनायन है तो टेल्यूरियम Ti4 पॉजिटिव। धनात्मक कोलाइडी विलयन है SnO2 जिसको सिलिकॉन ऑक्साइड कहते हैं, स्टेनस ऑक्साइड। पर्पिल ऑफ कैल्शियम है तो पर्पिल ऑफ कैल्शियम क्या बच्चों? ये है आर्सेनिक यानी Au गोल्ड सोना। पर्पिल ऑफ कैल्शियम क्या कहलाता है? सोना कहलाता है। जहां गया फोम किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है? तो द्रव में द्रव का कोलाइडी विलयन है। अगला है, आर्सेनिक सल्फाइड के कोलाइडी विलयन के स्कंदन में सबसे अधिक प्रभावी विलयन कौन है? तो बेरियम क्लोराइड BaCl2। इस तरह से बच्चों ये आपका 5 चैप्टर खत्म होता है। छठवां, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोल्यूशन। प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोल्यूशन, तो बच्चों देखें फेन प्लावन विधि द्वारा किस प्रकार के आयस्कों का सांद्रण करते हैं? तो सल्फाइड एस का। किसका? सल्फाइड एस का। अगला, मैलेकाइट एक्स है किसका? तांबे का है। किसका भाई? तांबे का है। हेमेटाइट का सूत्र होता है Fe2O3। प्रगलन में एक पदार्थ मिलाया जाता है जो अशुद्धियों को अशुद्धियों से संयोग करके गलनी उत्पाद बनाता है, कहलाता है गालक। अरे जो किसी पदार्थ को गलाने में मदद करे ना वही गालक कहलाता भैया। सल्फाइड एक्स के कॉपर के निष्कर्षण के लिए धातु बनाता है क्यूप्रिक ऑक्साइड्स, जो आता आपका इसमें आपका सही है Cu2S यानी कि कॉपर सल्फाइड। अगला है, ऑक्साइड एस्को से धातु के निष्कर्षण की सामान्य विधि है। ऑक्साइड एस्को से धातु के निष्कर्षण की सामान्य विधि है तो बच्चों इसमें है कार्बन का अपचयन। इसके बाद बात करते हैं आपसे वात्या भट्टी में स्वरूप ऑक्साइड्स। अब आयरन ऑक्साइड, वात्या भट्टी में आयरन ऑक्साइड का प्रलोभ होता है तो सिलिकॉन ऑक्साइड द्वारा, कार्बन ऑक्साइड द्वारा, कार्बन द्वारा और कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा। तो इसमें सही बच्चों आपका CO जिसको बोलते हैं कार्बन मोनो ऑक्साइड। ये बहुत खतरनाक है, जो सिंगड़ी से निकलती है, धुएं से निकलती है, लोगों को दम घुट के मार डालती है। अगला है मैलेकाइट एक एक्स है तो मैलेकाइट एक्स है भैया आपका कॉपर का। हाल हेराल्ड विधि से एल्मुना का विद्युत अपघटन किया जाता है तो क्रायोलाइट की उपस्थिति में जो निम्न गालन तापमान पर निर्भर करता है
तो आप बता सकते हैं क्रायोलाइट की उपस्थिति के निम्न गलन तापमान पर वलित बनता है। अगला है क्रायोलाइट है, तो क्रायोलाइट क्या है? Na3Al तथा एल्मुना के विद्युत अपघटन में एल्मुना के गलनांक को कम करने के लिए प्रयुक्त होता है। इसके बाद फिर अगला चलते हैं हम लोग। 13 क्वेश्चन हो चुके बच्चों। अगला है बॉक्साइट किस धातु का एक्स है? तो एल्यूमिना का। बॉक्साइट कौन सी धातु अधिक तापमान पर रोशनी के साथ हवा में जलती है? तो एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम के विद्युत अपघटन निष्कर्षण में क्रायोलाइट प्रयुक्त होता है ऑक्साइड की विलीन करने के लिए। क्रायोलाइट अयस्क है, तो एल्युमिनियम का। विद्युत शोधन द्वारा एल्युमिनियम का शोधन होता है, तो हूप पराक्रम द्वारा। हूप पराक्रम, एल्युमिनियम का शोधन होता है हूप पराक्रम के द्वारा। अगला शार्पिक विधि द्वारा बॉक्साइट के शोधन में सिलिकॉन डाइऑक्साइड को पृथक करने के लिए निम्न में से कौन प्रयुक्त होता है? तो कोयला, कोक बोलते हैं बच्चों। और इसके बाद आपको बता दें कोक होता है कोक माने कोयला होता है। कोयले के प्रकार ही बता देंगे आपको। हाँ, अगला चलते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व भूपर्पाटी में बहुतायत से पाया जाता है? तो एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की क्रियाशीलता आयरन से अधिक है, लेकिन यह आयरन से कम संरक्षित होता है। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्सीजन की एक प्रतिरक्षी ऑक्साइड की परत बनती है, और जिसको प्रतिरक्षी ऑक्साइड परत बन जाएगा और उसका कोरिशन नहीं होगा। 18/19 मुद्रा धातुएं हैं कॉपर। झाग प्लावन विधि द्वारा किस खनिज का संधारण किया जाता है? तो कैल्कोपायराइट, यानी कि कैल्कोपायराइट का। एक्स को वायु में गर्म करने पर सल्फर को दूर कर सकते हैं, किया जा सकता है। तो इसमें सही है बेसेमरीकरण, भर्जन, विस्थापन, प्रगलन। तो एक्स को वायु में गर्म करने पर सल्फर को शुद्ध किया जा सकता है, यह प्रक्रिया कहलाती है भर्जन। क्या कहलाएगी? भर्जन। अगला मैट में मुक्ता होता है। मैट माने होता है कचरे, गंदे पदार्थ। तो कॉपर सल्फाइड और एफईएस। इस तरह से बच्चों आपका ये हो गया चैप्टर। अगला आपका है पी ब्लॉक के तत्व, और इसमें आपका है अमोनिया शुष्क की जा सकती है तो कली चूना द्वारा। ये कली चूना है CaO, इसको बोलते हैं कली चूना CaO, है ना। और बुझा चूना क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस, बुझा चूना, जिसको खाते हैं लोग पान में। अगला बच्चों, निम्न में कौन सा उपधातु है? तो एंटमनी उपधातु है। कौन सा? एंटमनी। अगला, नाइट्रोजन किस कारण से रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है? तो उच्च बंध ऊर्जा का होना। नाइट्रोजन किस कारण से रासायनिक निष्क्रिय होता है? तो उच्च बंध ऊर्जा का होना। अगला 4 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक विस्फोटक प्रकृति का होता है? तो नाइट्रो ट्राइक्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, यानी NCl3, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। अगला बच्चों, अमोनिया का वह यौगिक जो गर्म करने पर NH3 अमोनिया नहीं देता है। अमोनियम NH4 पॉजिटिव चार्ज। अमोनियम का वह यौगिक जो गर्म करने पर अमोनिया नहीं देता है, तो उसका बच्चों नाम है आपका अमोनियम सल्फेट। अगला है आपका अगला नंबर है आपका जो है 5 हो गया ना, तो 6वां नंबर आएगा। हाँ, हाइड्राइडों का स्थायित्व क्रम का पालन होता है। तो NH3 ग्रेटर देन PH3, PH3 ग्रेटर देन AS,
आर्सेनिक हाइड्राइड AsH3 और अब SpH2। तो ये आपका पहला नंबर सही है। इसमें आप और बता दें आपको कि जब अमोनिया की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं, क्लोरीन की अधिकता में कराते हैं, तो प्राप्त होने वाला पदार्थ है NCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारी बॉडी में बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके बाद अगला क्वेश्चन बच्चों, नाइट्रोजन का अस्थायित्व N2 के रूप में जबकि फास्फोरस का अस्थायित्व P4 के रूप में होता है। इसका कारण यह है कि P परमाणुओं के मध्य जो बंध कोण बनते हैं Pi × Px, Px Py × x, अतः क्लोरीन हमका लिख Px बताना ना, तो इसमें हो गया। तो पर P परमाणुओं में के मध्य बना पाई और Px बंध द्विबल कोण होता है। अगला सफेद फास्फोरस होता है, तो सफेद फास्फोरस बच्चों जो होता है वो आपका P4 एक सम चतुर्फलक होता है। अगला नंबर आपका है आर्थोफास्फोरिक अम्ल है, तो ये H3PO4 आर्थोफास्फोरिक अम्ल है, ये ट्राइबेसिक है। जब HNO3 को हथेली पर रगड़ा जाता है तो उस दशा तो उसे पानी से धो दिया जाता है, तो पीला रंग किसकी उपस्थिति पीला रंग किसकी उपस्थित प्रदर्शित करती है और प्रदर्शित करती। अगला है इसमें सही है NO2। अगला जब लेड संचायक बैटरी का विसर्जन किया जाता है तो H2SO4 अपचयित हो जाता है, अपययित धीरे धीरे गल जाता है। अरे आप देखे होंगे इसी संचायक बैटरी या इन्वर्टर की बैटरी देखे होंगे ना, तो उसमें ये बैटरी काम करती है। अगला है क्वथनांक का बढ़ता हुआ क्रम, क्वथनांक का बढ़ता हुआ क्रम। तो इसमें आपका H2O ग्रेटर देन H2TE ग्रेटर देन H2SC ग्रेटर देन H2S, इतना ये मतलब ठीक ठाक है। अगला है SO2 2 नेगेटिव, SO2O4 2 नेगेटिव, SO2O6 2 नेगेटिव रसायनों में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या का क्रम बताइए। तो सबसे पहले होगा बच्चों SO2 H2O7 और इसमें आपका जो सही होगा H2O4 2 नेगेटिव, फिर होगा SO3 2 नेगेटिव, H2O6 2 नेगेटिव। अगला 15 नंबर, रासायनिक रूप से ओलियम क्या होता है? ओलियम समझते ना, गाढ़ा H2SO4 तो बच्चों ये ओलियम है आपका H2O7। अगर इसी में हम थोड़ा सा पानी मिला दें, थोड़ा सा, तो एकदम फिट हो जाएगा, यानी H2S प्लस H2O7। अब इसमें पानी डालेंगे तो क्या आ जाएगा 2H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। रोम्बिक सल्फर में सल्फर परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 4। कितनी होती भाई? 4। तो जब 4 हो गई ना, फिर आगे चलते हैं। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या अवस्था 0 होती है, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था 0 कब होती है? मुक्त अवस्था में। हमने आपको पढ़ाया है कि मुक्त अवस्था में प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? 0 होती है। तो ऑक्सीजन O3 में ओजोन है ना, ओजोन 0 होती है। कॉपर छीलन जब शांत H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो देता है सल्फर डाइऑक्साइड देता है। क्या देता है? सल्फर डाइऑक्साइड देता है। अब इसमें आगे चलते हैं हम लोग। संपर्क वित्त से H2SO4 के निर्माण के रूप में प्रयुक्त होने वाली पदार्थ हैं या गैसें हैं। तो संपर्क वित्त द्वारा जो आपका बनता है H2SO2 प्लस O2 साइन ऑफ एरो 2SO3 बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ये आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज में आया हुआ है। पर मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल जो है कहलाता है कैरो अम्ल कहलाता है। आयल ऑफ विट्राल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आयल ऑफ विट्राल इसको कहते हैं बच्चों, आयल ऑफ विट्राल H2SO4 को। और कौन सी गैस विशेष विलय होकर ओलियम देती है? तो ओलियम जो है SO3 में H2O डाल देंगे, बन जाएगा ओलियम। ओलियम ही तो पानी डाल के बनाते हैं H2SO4, डाइल्यूट करते हैं उसको।
अगला है हाइड्रोजन अम्लों में कौन सा द्रव है? तो हाइड्रोजन एफ, यानी हाइड्रोजन अम्लों में कौन सा द्रव है? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन जानते हैं ना, जो समुद्र के पानी में पाया जाए। और सबसे अच्छा हाइड्रोजन माना जाता है लेमिनेरिया डीजी टाटा को, जो पूरा तरह से जो है आयोडीन प्रदान करता है। हाइड्रोजन अम्लों का कौन सा द्रव है? HF। भोजन में आयोडीन कमी से कौन सा रोग होता है? घुघुआ। तो इसमें आपका ग्वाइटर होगा आयोडीन कमी से। तो भोजन में आयोडीन कमी हो जाएगी तो घोघा हो जाएगा, यानी कि एक रोग है भाई, ग्वाइटर कहते हैं इसको। कौन सा तत्व उनके यौगिकों में से 3 हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है? तो फ्लोरीन। कौन सा तत्व उनके यौगिकों में से 3 हाइड्रोजन को बाहर निकाल सकता है? तो फ्लोरीन। अगला है चारकोल विद्युत विज्ञापनों में प्रयुक्त होने वाली गैस। चमकीले, अरे जो चमकते हुए साइन बोर्ड बनते हैं ना हाईवे वगैरह पे, तो चमकीले विद्युत विज्ञापनों में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? नियॉन है। आप जानते हैं कहीं कहीं लिखा रहता है ना, रास्ते में जाइए तो गज सीमा 40 आगे बाजार है ना, या धीरे रुके देखो और जाओ, लुक से एंड गो, ठीक है ना। तो वही चीज है यहाँ पूछ रहा, चमकीले विद्युत विज्ञापनों में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो जिनान है, अरे नियान, सारी नियान, NE। फिर विद्युत में निम्नलिखित, वायु में निम्नलिखित में कौन सी गैस नहीं पाई जाती? तो वायु में जो गैस नहीं पाई जाती उसका नाम है रेडान। वायु में अक्रिय गैसों में की आयतन से प्रतिशतता लगभग होती है, तो आपको बता दें तो इसमें सही है 1%। अक्रिय गैसें कितने परसेंट होती हैं? 1%। 78% नाइट्रोजन होता है, 21% क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना, और बाकी अक्रिय गैसें होती हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक पाया जाने वाला गैस कौन सी है? तो सबसे ज्यादा वायुमंडल में जो अक्रिय गैस होती है उसका नाम है आर्गन। आर्गन। वायुमंडल में सबसे ज्यादा निष्क्रिय गैस का नाम था आर्गन, ठीक। अगला क्वेश्चन बच्चों, ये सब आए हैं कहीं ना कहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला आपका है और अगला देखें Fe2 पॉजिटिव। Fe का परमाणु क्रमांक 26 होता है, तो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 6 हो जाएगी। 26 होगा ना तो 6 आ जाएगा। निम्न में से किसमें अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है Fe2 पॉजिटिव पे? अनपेयर्ड, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अयुग्मित में, अनपेयर्ड में होते हैं, तो Fe2 पॉजिटिव। निकिल यानी Ni2 पॉजिटिव, निकिल का परमाणु क्रमांक 28 है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें भी क्या होगी? 2 होगी। अगला बच्चों, निम्न में से अनुचुंबकीय यौगिक है, तो FeSO4 फेरस सल्फेट। लेंथनाइट संकुचन के कारण होता है ZrHF को लगभग समान त्रिज्याएं होती हैं इसकी। किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है बच्चों? तो मरकरी का। मरकरी माने पारा, पारा गलनांक सबसे कम होता है और इसकी श्यानता सबसे ज्यादा होती है पारा की, इसीलिए ना इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? थर्मामीटर में। थर्मामीटर में किसका प्रयोग करते हैं? पारा का, Hg का, और इसके अमलगम बनाए जाते हैं, ठीक है। अमलगम समझते हैं, गाढ़ा तरल विलयन। निम्न में से किस धातु की ऑक्सीकरण अवस्था +6 होती है? तो CrO2 Cl2। अरे क्या हो गया यार, ये तो हो जाएगा Cl का निकालना ऑक्सीकरण संख्या, किस धातु की ऑक्सीकरण संख्या +6 होती है? तो इसमें आपका यही है, 2 दूनी 4, 2 प्लस इतना घटा लेंगे, आ जाएगा 6। अगला, निम्न में से कौन सा तत्व लेंथनाइट श्रेणी का है? तो गैलोडियम, गैडोलिनियम लेंथनाइट श्रेणी का तत्व है। किसका भैया? लेंथनाइट श्रेणी का तत्व है कौन? गैडोलिनियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा तत्व साधारणतया रंगीन लवण का निर्माण करता है? तो संक्रमण तत्व। इनके बाध्यम कोष भरे नहीं होते इसलिए रंगीन होते हैं। डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व परवर्ती संयुक्ता बदलते रहते हैं, लेकिन जिंक कैडमियम ऐसा नहीं करते, क्यों?
देखिए जिंक में जो भी तत्व है ना वो परिवर्ती संयुक्ता, कभी संयोजकता 2, कभी 4, कभी 3, कभी 2, कभी 4, कभी 3। तो लेकिन इसमें कैडमियम और जिंक दो ऐसी धातुएं हैं जो नहीं बदलते बच्चों, क्योंकि इनके डी कोष पूर्ण रूप से पूर्णता होते हैं। हमने बताया ना कि जिनके पूर्ण रूप से भरे होते हैं वो परिवर्ती संयुक्ता नहीं प्रदर्शित करते, और जिसमें भरे नहीं होते परिवर्ती संयुक्ता प्रदर्शित करते हैं। अगला, निम्न में से कौन सा संक्रमण तथा उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? मैग्नीज, यमन। अगला, निम्न आयनों में से सबसे अधिक अनुचुंबकी कौन है? तो अनुचुंबकी की बात करते हैं तो FeS2O का होल 6 का होल ट्वाइस 2 पॉजिटिव चार्ज, और आईपीसी नाम इसका होगा हेक्साफेरेट। और बच्चों अगला है मिश्र धातु पीतल के घटक कौन कौन से होते हैं, यानी पीतल में क्या क्या मिला होता है भैया? तो जिंक और कापर को मिला दीजिए, क्या बन जाएगा? पीतल। संक्रमण धातुओं का विशिष्ट गुण नहीं है, रंग तो होता है यार, युग्मित होते हैं, रंगीन होते हैं। अनुचुंबकत्व ये भी होता है। निश्चित संयुक्ता, इनकी बैलेंसी निश्चित नहीं होती, क्योंकि डी ब्लॉक में जो भी तत्व है ना कभी बैलेंसी 4 दिखाते हैं, कभी 3 दिखाते हैं, कभी 5 दिखाते हैं, तो इसलिए इनकी संयोजकता की बात तो की नहीं जा सकती, निश्चित संयोजकता नहीं होती। अगला, हाइड्रोक्साइड जो अमोनिया में घुलनशील हो, वो कापर है, कापर हाइड्रोक्साइड CuOH का होल ट्वाइस। अगला, निम्न में से कौन सा धनायन अमोनिया की अधिकता में एमीन संकुल नहीं बनाता? तो एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव। अगला, निम्न में कौन सा तत्व उत्प्रेरकी गुण प्रदर्शित नहीं करता? तो आयरन, Fe। अगला आपका बच्चों, निम्न आयनों में कौन अनुचुंबकीय होता है? अनुचुंबकीय है ना, तो निकिल Ni 2 पॉजिटिव। प्रचुंबकीय आयन कौन सा है? Zn 2 पॉजिटिव। ये 2 साल आयन देख लीजिए आप लोग। अगला, संक्रमण धातु जो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था नहीं प्रदर्शित करता, जिंक है, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता, बाकी सब प्रदर्शित करते हैं। निम्न तत्वों में लेंथेनाइट तत्व है, तो लेंथेनाइट तत्व कौन है बच्चों? जर्कोनियम है। और इसके बाद आपसे बात कर लें, निम्न में से कौन सी धातु एक से अधिक जो है ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है? तो इसमें Fe है। ठीक भैया, Fe है। अगला है आपका अगला देखते हैं, निम्न आयनों में कौन सा चुंबकी होता है? निकिल Ni 2 पॉजिटिव। प्रचुंबकी कौन है आपका? Zn 2 पॉजिटिव। संक्रमण प्रवृत्ति संयुक्ता Zn। निम्न लेंथेनाइट में Zr यानी जर्कोनियम 2 पॉजिटिव। अगला आपका है, निम्न में से कौन सी धातु एक से अधिक ऑक्सीकरण व्यवस्था प्रदर्शित नहीं करती? Fe। और एक संक्रमण धातु का अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करनी है, और कौन से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं? तो आप बताइएगा। ये आपका सही डी नंबर सही है, DS प्लस ब्रैकेट में N+1 ब्रैकेट बंद D इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों आखिरी चैप्टर आ गया है 9 नंबर। 8 चैप्टर के हमने सारे ऑब्जेक्टिव करा दिए, और लाइनर भी करा दिए बच्चों। सेशन को जरा सा लाइक सब्सक्राइब करिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जटिल यौगिक CONH3 का होल 6 Cl2 में आयन देता है 3 पॉजिटिव आयन। 6 0 0 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, अगला, निम्न में से किसका चुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक होता है? तो चुंबकीय आघूर्ण होता है Fe का, FeS2O का होल ट्वाइस होल 6 + 2, यानी हेक्सा माने 6 हेक्सा और एक्वा फेरेट 2 पॉजिटिव आयंस। अगला, कोबाल्ट के ब्रैकेट में CO का होल 4 ऑक्सीकरण अवस्था होगी तो 1 हो जाएगी। CO का 0 4 0 0, पोटेशियम का 1 होता है, हो जाएगा ऑक्सीकरण अवस्था। निम्न में से अधिक जटिल अस्थायी आयन है
निम्न में से अत्यधिक अस्थायी जटिल आयन है तो FeC2O4 ऑक्सलेट है 2 है, तो 2 3 6 हो गया, 6 में 3 गया 3, तो इसकी 3 हो जाएगा। निम्न जटिल आयनों में से किसका न्यूनतम क्रिस्टल क्षेत्र होता है तो FeCN का होल 6 6 हो जाएगा। नाम करेंगे हेक्सासाइनोफेरेट, 6 में 3 गया 3, थर्ड आयन हो जाएगा। अगला प्रबलतम क्षेत्र लिगैंड है तो प्रबलतम निम्न में प्रबलतम क्षेत्र लिगैंड है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला CONH3 का होल 4 Cl2 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या बताना है बच्चों। तो क्रोमियम का निकालना, इसका 4 0 0 जगह 2 कर्नम 2 हो गया तो यक्स हो गया। नहीं निकाल पाओगे क्या? बहुत आसान तो है। अरे जिसका निकालना उसको यक्स मान लो। ये एमोनिया का 0 होता है, 4 0 0 का बच्चा 2, तो यही तो हो गया आपका, इसलिए प्लस में आ गया 2 हो गया। और अगला आपका है निम्न में से कौन सा यौगिक प्रकाशिक समयोता प्रदर्शित करता है तो क्रोमियम ऑक्सलेट 3 पॉजिटिव। अगला है बच्चों आपका उपसंयोजन यौगिक K3FeCN6 का IPC नाम बताना है। तो एकदम आसान है, देखो पहले इसको लिखो पोटेशियम। पोटेशियम पर जो ब्रैकेट के पहले आया उसको पहले लिखते हैं, जो ब्रैकेट में पहले आया तो या पहले लिखते हैं, जो बाद में तो बाद में लिखते हैं। तो पहले लिखिए पोटेशियम, फिर हेक्सा साइनो, 6 है ना, साइनो हो गया, और फिर आपका फेरेट, भाई फेरेट हो गया, या आयरन लिख दो, कुछ लिख दो, और 6 कर्नम 6, 6 में 3 गया 3, थर्ड आयन हो जाएगा पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट। बहुत बढ़िया वीडियो इसको बनाया है, देखिएगा आप लोग। निम्न में से एक जटिल आयन अनचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करता तो निम्नलिखित में कौन सा आयन है जो अनचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करता? तो इसमें आपका बच्चों सही हो जाएगा COCN का होल 6 3, नाम हो जाएगा हेक्सासाइनो कोबाल्ट थर्ड आयन। निम्न में से बाह्य कक्षक जटिल आयन है तो FeCN का होल 6 निम्न 3 नेगेटिव। अगला आपका है द्विचुंबकीय जटिल आयन है तो NI और आपका CN का होल 4 -2 यानी टेट्रासाइनो निकलेट, 4 क्रम 4 4 में 2 गया 2, सेकेंड आयन। अगला है कोबाल्ट CONH3 का होल 6 3, जटिल आयनों में प्रभाजी परमाणु क्रमांक होगा तो 36 हो जाएगा। जैसे देखो इसका तो हेक्सा एमिनो कोबाल्ट थर्ड आयन, ठीक है, 36 होगा। निम्नलिखित यह निकिल डाइमेथाइल ग्लाइऑक्सलेट यौगिक है कीलेट यौगिक। ZnNH3 का होल 4 2 पॉजिटिव में संकरण होता है sp3। और कोई पूछे sp3 संकरण क्या है तो बताइए, जब एक S और 3 P ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो sp3 संकरण का निर्माण होता है। इसकी संरचना चतुर्फलकी होती है, यानी when 1s and 3p orbital is combined then format sp3 hybridization and its structure is the linear types। तो बच्चों इसमें सही हो गया sp3 संकरण। बाह्य कक्षक जटिल आयन है, बाह्य कक्षक जटिल आयन कौन है? COF6, तो यहाँ हेक्सा फ्लोरो हो जाएगा, और 6 कर्नम 6 6 में 3 गया 3, कोबाल्ट थर्ड आयन हो गया। फिर अगला है CONH3 का होल 5 NO2 Cl2 तथा CONH3 का होल 5 ONO2 में Cl2 में Cl2 है तो बंधता समावयता क्या है? बंधता समावयता। ऐसे यौगिक जिनके अणु समान होते हैं, संरचना सूत्र भी समान होते हैं, लेकिन उनके यौगिकों में उनकी संरचनाओं में और उनके विन्यासों में अंतर पाया जाता है, ऐसे यौगिकों को समावयी और इस घटना को समावयता कहते हैं। अगला उपसंयोजन संख्या क्या दर्शाती है? तो उपसंयोजन संख्या दर्शाती है द्वितीयक संयोजकता को। सेकेंडरी वैलेंसी क्या दर्शाती है? कोऑर्डिनेशन नंबर। उपसंयोजन संख्या क्या दर्शाएगी? द्वितीयक सहसंयोजकता। अगला है PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2 यौगिक में त्रिविम समावयियों की संख्या है 2। अगला NiCO का होल 4 तथा NiCN का होल 4 2 दोनों प्रचुंबकीय हैं। इन संकुलों में निकिल का संकरण क्रमशः है तो sp3 dsp2 है ना, dsp2 संकरण बता दिए ना, ये IIT 2008 में आया है। जब एक S 2 P और एक D ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं ना तो
DsP3 संकरण का निर्माण होता है और आपका इसमें 2 1 3 1 4 कार्बन टेट्राक्लोराइड ले सकते हैं इसमें। और बच्चों इसके बाद फिर अगली बात करते हैं आपका। तो इस तरह से आपका ये वीडियो समाप्त होता है और आपको बता दें कुछ महत्वपूर्ण और क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और टेस्ट लेना क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको दोहराइएगा। और पूरी बुक का ऑब्जेक्टिव है बच्चों, अगर आप इसको पूरा पढ़ डालते हैं तो ज़रूर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप गेन कर पाएंगे। और इसके बाद आपको जो है हमने इसी चैनल पर ओपन क्लासेस प्रयागराज के नाम से जो बनाया बच्चों, इसमें आपको बता दें कि नेम रिएक्शन पूरा एक ही पेज में लगभग 50 रिएक्शन दिया गया है और तमाम जो है महत्वपूर्ण उपक्रियाएँ बताते हैं। तो चलिए ठीक है, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन हो जाए इसमें। तो इस तरह से बच्चों ये टॉपिक ख़त्म होता है और अगर हेल्पफुल हो तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा।